मुझसे पज़ल बन नहीं पाती है। मैं जब सिटिंग अरेंजमेंट और पज़ल्स करता हूँ तो मुझे 7 टू 8 मिनट्स लग जाते हैं और इसलिए मैं प्रीलिम्स में कम स्कोर करता हूँ क्योंकि मेरा सारा टाइम पज़ल एंड सिटिंग अरेंजमेंट ले लेते हैं। तो इज़ इट इम्पॉर्टेंट फॉर मी टू सॉल्व पज़ल्स इन एग्ज़ाम्स? क्या पज़ल्स के बिना एग्ज़ाम्स क्लियर हो सकते हैं? द आंसर इज़ नो। पज़ल एंड सिटिंग अरेंजमेंट आपके 20 से 22 मार्क्स के आते हैं। एक प्रीलिम्स के पेपर में 4 पज़ल्स या सिटिंग अरेंजमेंट आते हैं। कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ 4 इंटू 5 20 टू 22 क्वेश्चंस। तो पज़ल एंड सिटिंग अरेंजमेंट के बिना तो आप स्कोर अच्छा कर ही नहीं सकते और प्रीलिम्स में तो 20-22 मार्क्स में आप पूरे गेम से आउट हो जाओगे। तो आज बात करते हैं पज़ल सॉल्व कैसे करने, क्योंकि मुझे बहुत टाइम से क्वेरी आ रही है कि पज़ल में पॉसिबिलिटी लेके करना है, ये ट्रिक अप्लाई करनी है या नहीं करनी है, कैसे करनी होती है पज़ल सिटिंग अरेंजमेंट, उसकी बात करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइडिंग अलोंग। मैं हूँ अदिति गुप्ता और आज हम डिस्कस करेंगे कि प्रीलिम्स की जो पज़ल होती है ना, उसे कैसे सॉल्व करते हैं, उसे स्पीड में कैसे सॉल्व करते हैं। इज़ इट पॉसिबल टू सॉल्व इट विद इन 1 टू 2 मिनट्स, जैसा कोई बोलते हैं 2 मिनट्स 2.5 मिनट्स में क्या हो जाती है सॉल्व? तो उसकी बात करते हैं। पहले तो ना पज़ल्स और सिटिंग अरेंजमेंट की बात करूँगी मैं, रीजनिंग में। मिसलेनियस की आज बात नहीं करूँगी। तो आज मैं बात करूँगी रीजनिंग में पज़ल्स और सिटिंग अरेंजमेंट के बारे में स्पेसिफिकली, क्योंकि मिसलेनियस तो आप सब कर लेते हो, लेकिन सिटिंग अरेंजमेंट नहीं हो पाती या तो बिल्कुल ही, या फिर ना आपसे टाइम के विद इन टाइम जो होता है उसमें नहीं हो पाती। तो मैं आज सारे क्वेश्चन एड्रेस करूँगी जो आपको पज़ल एंड सिटिंग अरेंजमेंट रिलेटेड आते हैं और मैं ये भी बताऊँगी कि कैसे प्रीलिम्स की पज़ल एंड सिटिंग अरेंजमेंट टाइम से हो सकती है और उसी से आप पूरा रीजनिंग का स्कोर अच्छा कर सकते हो। पहली चीज़ जो आपको माइंड में रखनी है वो है डू नॉट बी रिजिड। व्हाट डू आई मीन बाय दैट इज़, हमेशा पज़ल एंड सिटिंग अरेंजमेंट में एक ओपन माइंड रखना है, क्योंकि पज़ल एंड सिटिंग अरेंजमेंट का कोई सिलेबस नहीं होता कि ये क्वेश्चन आएगा, इसको इस तरह से सॉल्व करना है। पज़ल एंड सिटिंग अरेंजमेंट सिचुएशन टू सिचुएशन डिफरेंट होती है। एक सिलेबस होता है, सेट सिलेबस, बट उस सिलेबस में भी हर तरह की पज़ल, हर तरह की सिटिंग अरेंजमेंट में अलग अलग कॉन्सेप्ट, अलग अलग क्वेश्चन आते हैं। तो डू नॉट बी रिजिड। सेकेंड थिंग, रिजिड नहीं होना है जिस बारे में कि आप लोग एक ही मेथड हर जगह अप्लाई करने का सोचते हो। क्या होता है, हर, जैसे मैंने कहा कि हर पज़ल, हर सेटिंग अरेंजमेंट डिफरेंट होती है, तो सेम टाइप की पज़ल्स में भी कभी एक मेथड काम कर सकता है, कभी नहीं कर सकता। जैसे बहुत लोग पूछते हैं थ्रेड मेथड करना चाहिए कि नहीं। थ्रेड मेथड बहुत अच्छा मेथड है, मैं खुद करती थी उस मेथड से, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हर क्वेश्चन में हम वही लगाने लग जाएँ। किसी सिटिंग अरेंजमेंट में, किसी सर्कुलर अरेंजमेंट में या किसी भी सिटिंग अरेंजमेंट में अगर थ्रेड मेथड नहीं लग रहा है, डू नॉट बी रिजिड कि नहीं मुझे तो इसी से करना है, सब इसी से करते हैं। अगर कोई उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में नॉर्मल मेथड लग रहा है तो उसे नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हो। तो दैट इज़ व्हाट आई मीन बाय डोंट बी रिजिड, कि एक ही टेक्निक को मत पकड़ के बैठो। थर्ड थिंग अबाउट रिजिडिटी इज़ डू नॉट पिक फेवरेट्स। कहने का मतलब क्या है, बहुत लोग बोलते हैं ना कि आप अपने फेवरेट्स कर लो, आप 4-5 उठा लो कि आपने डेजिग्नेशन बेस्ड पज़ल कर दी, बॉक्स पज़ल कर ली, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट कर ली, ये आपके फेवरेट हैं, आप उस बेसिस पे करोगे। नहीं, प्रेफरेंसेस होनी चाहिए, फेवरेट्स नहीं। कहने का मतलब क्या है, हमें पूरा सिलेबस ख़त्म करना है, जितने भी टाइप्स ऑफ पज़ल्स आते हैं, जितने भी टाइप ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट आते हैं, वो ख़त्म करने हैं। मैंने ना एक सिलेबस दे रखा है अपने टेलीग्राम चैनल पे, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस चैनल का, उससे वो सिलेबस डाउनलोड कर लेना और उसमें देख लेना कौन से टाइप की पज़ल एंड सिटिंग अरेंजमेंट आती है। हर पज़ल एंड सिटिंग अरेंजमेंट के हर टाइप को एक्सप्लोर करना, उसको कैसे बनाते हैं वो एक बार देख के जाना एग्ज़ाम से पहले। उसके बाद आप प्रेफरेंस पिक कर सकते हो कि जब मैं एग्ज़ाम में कुछ 4-5 जो पज़ल्स आती है, उसमें से मुझे जो पज़ल्स दिखेगी मैं कौन सी पहले करूँगा, वो आपकी प्रेफरेंस हो सकती है। बट ये नहीं करना है कि मैं 4-5 करके जाऊँगा, इनमें से ही मैं कोई एक आएगी वो कर लूँगा। ज़रूरी नहीं है कि आप जो 4-5 कर रहे हो उसी में से आए, कभी-कभी उनमें से एक भी नहीं आएगी, ये भी पॉसिबिलिटी है। या जो आप जो पिक की है वो आ जाए पर वो बहुत डिफ़िकल्ट आ जाए, वो बने ही नहीं और बाकी सारी बनने लायक हो, वो भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो पिक योर प्रेफरेंसेस। जैसे मुझे डेजिग्नेशन बेस्ड पज़ल्स बहुत ईज़ी लगती थी, मुझे पैरेलल सिटिंग अरेंजमेंट बहुत ईज़ी लगते थे, तो मैं हमेशा इन दोनों को पहले करने की कोशिश करती थी अगर एग्ज़ाम में हो, या 2-3 और ऐसी होती थी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे बाकी नहीं आती थी। मैंने रिगरस प्रैक्टिस करके सारी टाइप की पज़ल एंड सिटिंग अरेंजमेंट ख़त्म की थी। ये तो हो गया कीप एन ओपन माइंड। सेकेंड थिंग, पज़ल एंड सिटिंग अरेंजमेंट के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, पूरा आपको प्रैक्टिस करनी है। पज़ल एंड सिटिंग अरेंजमेंट बिना प्रैक्टिस के नहीं हो सकता। अगर आप लोग सोचोगे कि नहीं बस मैं क्लासेस देख लेता हूँ, उसके बाद एग्ज़ाम में बन जाएंगे, मैंने क्लासेस तो देख ली, नहीं। पज़ल एंड सिटिंग अरेंजमेंट आपके जो स्पीड मैथ्स होती है ना, उसकी तरह होते हैं। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ही अच्छे होंगे, उतनी ही स्पीड आएगी। अब बात करते हैं कि पैटर्न क्या होता है प्रीलिम्स के पज़ल एंड सिटिंग अरेंजमेंट का। तो रीजनिंग में जो प्रीलिम्स है उसमें क्लर्क हो या पीओ हो, मैक्स टू मैक्स 5 पज़ल्स आती है, 4 पज़ल्स तो आती ही आती है। अब हर पज़ल में 5 क्वेश्चंस मिनिमम आते हैं, 4 क्वेश्चंस मिनिमम आते हैं, 6 क्वेश्चंस बहुत रेयरली आते हैं, मतलब 4 टू 6 के बीच में क्वेश्चन नंबर रेंज करते हैं। तो यानी कि 20 से 22 क्वेश्चन, 20 से 22 मार्क्स की आपकी पज़ल एंड सिटिंग अरेंजमेंट आती है। तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन आता है सिलेबस क्या है।
तो सिलेबस जो है पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट का, ऐसा कोई सेट सिलेबस नहीं है, बट बहुत टाइप्स ऑफ पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट जो होती है, के अंदर कई तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो जो कॉमनली आस्क, जो जिनमें से तो पूछा ही पूछा जाता है, यानी कि कोई बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं, तो ये है आपका सिलेबस। इसको अगर प्रॉपर डाउनलोड करना है तो उस PDF को ले लेना जो मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में बताया था। अब इस सिलेबस को कवर कैसे करना है? इस सिलेबस को कवर करने का तरीका ये है, अगर आप एकदम बिगिनर हो, आपने एक बार भी इन टॉपिक्स को नहीं देखा है, या आप ऐसे हो जिन्होंने किया तो था लास्ट ईयर या पहले, बट आपको नहीं आते इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की टेक्निक्स, तो आप जाओ किसी भी क्लास में, जो मैंने अपनी रीजनिंग स्ट्रैटेजी वीडियो में बताई थी, उन टीचर्स में से किसी भी टीचर की क्लासेस देखो, या फिर कहीं से भी जो भी मिले, हर टाइप की पजल की एक क्लास देखो, उसके 4-5 क्वेश्चन कैसे कोई टीचर बनाता है वो देख लो। उसके बाद तुरंत उसी दिन 1 घंटे 1.5 घंटे क्लास देखी, उसी दिन या अगले दिन उस टाइप की पजल के 5-6 क्वेश्चन मिनिमम बना लो। ऐसे करके पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट ख़त्म कर दी। 15-20 डेज़ में सारे हो जाएंगे। ये होगा आपका सिलेबस करने का तरीका। अब सिलेबस तो कंप्लीट कर लिया, बट सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने से नहीं होगा। इसमें आपने जो प्रैक्टिस की वो बिना टाइमर की थी, वो आपने सिर्फ कॉन्सेप्ट ख़त्म करने के लिए की थी। अगर आपको सिलेबस ख़त्म करते वक्त एक पजल को बनाने में आधा घंटा भी लग रहा है ना, कोई बात नहीं, क्योंकि हम सीख रहे हैं कि कैसे बनाना है। बट अब प्रैक्टिस कैसे करें? तो पहली बात ना, आइडियल टाइम जो होता है प्रीलिम्स के पजल्स बनाने का, वो होता है 2 मिनट्स। अगर एकदम सिंपल लेवल की है, 2 to 2.5 मिनट्स इंक्लूडिंग क्वेश्चन सॉल्व करना, उसका आंसर करना। अगर थोड़ी डिफिकल्ट लेवल पे जाए कि SBI PO IBPS PO में थोड़ी डिफिकल्ट आ गई, तो वो आपको 4 to 5 मिनट्स मैक्सिमम लेती है। उससे ज़्यादा प्रीलिम्स की पजल में टाइम नहीं लगना चाहिए। हाँ, स्टार्टिंग में आपसे नहीं बनेगी। मुझे खुद स्टार्टिंग में पजल्स बनाने में 30-35 मिनट्स लगते थे, पर धीरे धीरे मुझसे 3-4 मिनट में आराम से पजल्स बनने लग गई। प्रीलिम्स की बात कर रही हूँ। तो ये कैसे होगा? ये होगा प्रैक्टिस से। अब प्रैक्टिस कैसे होगी? एवरी डे 45 मिनट्स आपको, 30 to 45 मिनट्स आपको रोज़ बिना टाइमर के पजल्स एंड सेटिंग अरेंजमेंट सॉल्व करनी है। जैसे कि मैं हमें हर स्ट्रैटेजी वीडियो में, हर टारगेट वीडियो में बताती हूँ जो वीक में आती है। उसके अलावा रोज़ एक सेक्शनल देना है। अगर मॉक दे रहे हो किसी दिन तो सेक्शनल मत दो। अगर सेक्शनल मॉक दोनों ही नहीं दे पा रहे हो तो एक टेस्ट दे दो पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट का। ये होगी आपकी प्रैक्टिस करने की तरीका। ये आपको दिन में मतलब 30 to 45 मिनट्स आपने बिना टाइमर के प्रैक्टिस की, और सेक्शनल में आप मान के चलो आपने 20 मिनट दिए एक सेक्शन को रीजनिंग के, तो आपने 1 घंटे जितनी पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट की प्रैक्टिस कर ली। रोज़ जब इतनी पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट प्रैक्टिस करोगे ना, तब जाके आपकी पकड़ बैठेगी। जो आपके पास अभी 2.5 महीने हैं RRBs में, और उसके बाद अगस्त अक्टूबर में जो आपके PO क्लर्क के एग्ज़ाम्स होंगे, उस वहाँ तक पहुँचते पहुँचते आपकी प्रीलिम्स की पजल्स आप ऐसे चुटकियों में बनाने लगोगे। तो ये होती है प्रीलिम्स पजल प्रैक्टिस करने का तरीका। अब सेकंड डाउट आता है कि क्या हमें ट्रिक्स यूज़ करनी चाहिए, शॉर्टकट्स यूज़ करने चाहिए? तो नहीं। मेरा कहने का मतलब क्या है कि जो रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट पजल्स है ना, उसमें ट्रिक्स से काम नहीं बनता। हमें चाहिए होती है टेक्निक्स, हमें आनी होती है मेथड्स। अब बोलोगे ट्रिक्स और टेक्निक्स में क्या फ़र्क है? ट्रिक्स होते हैं शॉर्टकट्स। आप लोग सोचते हो कि मुझे बता दो कि इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे करना है, मैं वहीं पे वैसे करके आ जाऊँगा। ऐसा नहीं हो सकता। पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट के 100,000 टाइप्स होते हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। आप हर चीज़ की टेक्निक नहीं याद कर सकते, हर चीज़ की ट्रिक याद नहीं कर सकते। आप जो याद कर सकते हो, आप जो समझ सकते हो, वो है टेक्निक सॉल्व करने की। पैरेलल सिटिंग अरेंजमेंट में अगर कर रहा हूँ तो उसमें ऐसे लाइन बनाऊँगा, ऐसे करूँगा, इस तरह से करना है। टेक्निक क्या है कि जब आप टीचर से क्लास करते हो तो आप सीखोगे कि उसे नोट डाउन कैसे करते हैं, किसी पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट को उसे इस तरह से नोट डाउन करूँगा तो मेरे से इसको बनाने में कम टाइम लगेगा। या फिर अगर मैं संडे वीक बेस्ड पजल, उसमें संडे टू मंडे आपका दिन दिए हुए, तो उसमें मैं ऐसे करूँगा उसको नोट डाउन कि SMWTHT ऐसे करके अगर मैं उसको नोट डाउन करता हूँ तो मेरे को टाइम कम वेस्ट होता है और मैं जल्दी जल्दी करता हूँ। ये होती है टेक्निक्स। टेक्निक होती है थ्रेड मेथड। टेक्निक होती है कि कैसे पॉसिबिलिटीज़ लेते हुए भी कम टाइम लगाना है। ये होती है टेक्निक्स। ट्रिक्स होती है कि आप बता दो कि इस पजल में मेरे को ये मैं इस तरह से करके आ जाऊँगा, मेरा हो जाएगा। ऐसे नहीं हो सकता। पजल सिटिंग अरेंजमेंट में वो करना पॉसिबल ही नहीं है। उसके बाद एक और क्वेश्चन आता है आप लोगों का कि पॉसिबिलिटीज़ लेके चलनी है कि नहीं। तो देखो, ये ना एक ट्रिकी पार्ट है। पॉसिबिलिटीज़ लेके चलनी है कि नहीं, तो कुछ क्वेश्चन जो होते हैं ना बहुत इजी होते हैं, वो बिना पॉसिबिलिटी के भी बन जाते हैं। बट अब ये कैसे पता लगे कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन उस चीज़ का है? तो हमेशा ना पॉसिबिलिटी लेके चलो, बट उसको करने का एक तरीका होता है। ऐसा नहीं कि आप हर क्वेश्चन में सारी पॉसिबिलिटीज़ बनाने बैठ जाओ, प्रीलिम्स के टाइम निकल जाएगा। तरीका होता है पॉसिबिलिटी बनाने का। वो क्या होता है कि बहुत पहले तो आप सब चीज़ शॉर्टकट में नोट डाउन करोगे। उसके बाद ना, जैसे अगर मैं आप बोलोगे ना तो मैं एक लाइव पजल सॉल्व करके दिखा दूँगी। आप उसमें देखना कि मैं कैसे सॉल्व करती हूँ।
पॉसिबिलिटीज़ लिखने का बहुत स्मार्ट तरीके होते हैं जो आपको टीचर्स जिनसे आप पढ़ते हैं ना वो भी बताएंगे, उनकी क्लासेस में देखना। पॉसिबिलिटीज़ नोट डाउन करने से क्या होता है, अब आपने 3-4 मिनट एक पज़ल बनाई बिना पॉसिबिलिटी के, ठीक है, मैंने मान लिया कि आपने बनाई, उसके बाद एंड रिजल्ट में वो उस पॉसिबिलिटी से बनी नहीं, तो आप फिर 3-4 मिनट लगाओगे दूसरी पॉसिबिलिटी लेने में। वहीं अगर वो क्वेश्चन थोड़ा डिफ़िकल्ट था पर मैंने 2 या 3 जो भी पॉसिबिलिटी थी मैं साथ-साथ में करती गई, तो उससे मेरा क्या हुआ, उससे मैंने चाहे वो क्वेश्चन 3-4 मिनट की जगह 5 मिनट में बना, बट जहाँ मैं 8 मिनट देती उस क्वेश्चन को मैंने 3 मिनट सेव किया, और 3 मिनट बहुत ज़्यादा होते हैं, आप जानते हो। अब पॉसिबिलिटीज़ में क्या होता है कि आप लोग क्या सोचते हो, पहले मैं एक पॉसिबिलिटी बनाऊँगा, उसको कंप्लीट करके दूसरी बनाऊँगा, फिर तीसरी। नहीं, पॉसिबिलिटी कैसे बनानी होती है, साथ-साथ में बनानी है। जैसे मैंने सर्कुलर बेस्ड पज़ल है, ठीक है, सर्कुलर बेस्ड अरेंजमेंट है। मैंने 3 सर्कल बना लिए, 3-4 सर्कल क्वेश्चन पढ़ते ही बना लिए। मैं वेट नहीं करूँगी कि मुझे क्या लगता है कितनी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। उसमें लिखा है 8 लोग इस सर्कुलर अरेंजमेंट में बैठे, मैंने उसमें 8 लाइन्स बना ली, ठीक है। उसके बाद उसमें जैसे-जैसे जो आएगा मैं लिखती जाऊँगी, सेम चारों में लिखती जाऊँगी। मैं वेट नहीं करूँगी कि मुझे दूसरी पॉसिबिलिटी मिले, मैं चारों में नोट डाउन करती जाऊँगी। उसके बाद फिर मैं क्या करूँगी, जहाँ जो चेंजेस होंगे उस तरह से मैं उस पॉसिबिलिटी को नोट डाउन करती जाऊँगी। ऐसे क्या होता है कि जल्दी कंप्लीट होती है पॉसिबिलिटीज़ लिखना, आपको टाइम कम लगता है। बट अगर कोई क्वेश्चन है, जैसे क्लर्क का कोई क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सी सिटिंग अरेंजमेंट दी हुई है, बहुत ही छोटी सी, उसमें मत लो पॉसिबिलिटी, उसमें आप बिना पॉसिबिलिटी के भी बनाओगे तो चलो 1 मिनट में अगर नहीं बना तो आपको समझ आ जाएगा कि मुझे दूसरी पॉसिबिलिटी भी लेनी है। तो कैसे आता है ये सब आने का बेस्ट तरीका बस यही है, पज़ल एंड सिटिंग अरेंजमेंट में आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको समझ में आएगा कि कौन सा क्वेश्चन कैसे पिक करना है। आप जब क्वेश्चन देखोगे ना, उसकी 2-3 लाइन पढ़ के आप समझ जाओगे, नहीं मुझे इस क्वेश्चन में इतनी टाइम देना पड़ेगा, इसमें इतनी पॉसिबिलिटीज़ लेके चलनी पड़ेगी, इसमें ये ट्रिक मेथड काम करेगा या नहीं। कितने क्वेश्चन, अब जैसे एक और क्वेश्चन आते हैं कि मैं थ्रेड मेथड या फिर कोई भी जो टेक्निक्स है, शॉर्टकट्स है, उसे यूज़ करूँ कि नहीं। तो शॉर्टकट्स तो मैंने एकदम नो बोला था कि नहीं शॉर्टकट्स मत देखो। अब टेक्निक्स जैसे कि थ्रेड मेथड है, जो आप लोगों का बहुत बड़ा कंसर्न है कि थ्रेड मेथड यूज़ करना है कि नहीं। तो थ्रेड मेथड क्या होता है, थ्रेड मेथड बहुत ईजी होता है, उसको अगर आपने ढंग से समझ लिया ना, बहुत सारे क्वेश्चन उससे बन जाते हैं। बट देयर इज़ अ वेरी बिग पॉसिबिलिटी कि बहुत डिफ़िकल्ट अगर सर्कुलर अरेंजमेंट आ गई या बहुत कॉम्प्लिकेटेड बहुत ज़्यादा डेटा वाली आ गई, तो कितनी बार थ्रेड मेथड में वो नहीं बनते हैं। तो वो आपको प्रैक्टिस से समझ में आएगा कि आपने अगर थ्रेड मेथड से स्टार्ट तो कर दिया, बट आपको 10-15 सेकंड बाद, 20 सेकंड बाद पता चल गया, हाफ मिनट के बाद पता चल गया कि इस क्वेश्चन को मैं थ्रेड मेथड से नहीं बना सकता, तो आपको स्नैप डिसीजन लेना होगा कि नहीं मैं इसको अब नॉर्मल मेथड से बनाऊंगा। वो होता है प्रैक्टिस का बेनिफिट कि आपको क्वेश्चन के कुछ टाइम में पता चल जाता है, कुछ सेकंड्स में पता चल जाता है कि ये मेथड, ये ट्रिक इसमें काम करेगी कि नहीं। अगर नहीं करी है तो मैं फटाफट दूसरा मेथड अप्लाई करूँ जो मुझे आता है। तो आई होप मैं आपको समझा पाई हूँ कि रीजनिंग में पज़ल एंड सिटिंग अरेंजमेंट कैसे करनी है। मैं एक काम करूँगी कि कल ही, आज मैंने ये वीडियो डाली है, कल ही मैं एक वीडियो डाल दूँगी जिसमें मैं बताऊँगी कि मैं रीजनिंग में पज़ल एंड सिटिंग अरेंजमेंट कैसे सॉल्व करती हूँ। मैं 2-3 तरह के पज़ल्स, 2-3 तरह के सिटिंग अरेंजमेंट आपको सॉल्व करके दिखा दूँगी। पॉसिबिलिटीज़, थ्रेड मेथड, टेक्निक सब उसमें दिखा दूँगी। तो ये थी रीजनिंग करने की तरीका। सिलेबस ख़त्म करो, प्रैक्टिस ख़त्म करो, इससे आपकी पज़ल एंड सिटिंग अरेंजमेंट बहुत अच्छी हो जाएगी। आप मान के चलो, आप ये जो आपके पास 3 से 4 महीने हैं सारे एग्ज़ाम्स कंप्लीट होते आप SBI PO की प्रीलिम्स की पज़ल भी 3-4 मिनट में बनाने लगोगे, और एक्यूरेसी के साथ बनाओगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ स्पीड बना रहे हो, एक्यूरेसी भी मेंटेन होगी। तो ये थी प्रीलिम्स पज़ल करने की टेक्निक्स, प्रैक्टिस करने की टेक्निक। इसे अप्लाई करके देखना, आपको बहुत हेल्प करेगी। आज की वीडियो के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप ये टेक्निक अप्लाई करोगे कि नहीं, ये तरीका अप्लाई करोगे कि नहीं, और आपको और कौन सी वीडियो चाहिए उसके बारे में भी ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड कल मिलते हैं ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू।